ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा रिस्क एंड रिटर्न। पिछले टॉपिक्स में हमने जो कवर किया है वो किया है प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू। तो रिस्क एंड रिटर्न, तो जब भी हम कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन या फाइनेंसिंग डिसीजन हम लेते हैं या फॉर्म में लेते हैं या अपना जो है पर्सनल इन्वेस्टमेंट कहीं करना होता है उसमें लेते हैं, तो कोई भी फॉर्म की बात करी जाए तो फाइनेंशियल मैनेजर या अगर हम पर्सनल कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो हम हो गए। तो हमें अपने रिस्क और रिटर्न को जो है बैलेंस करना होता है। ठीक है, तो उसमें राइट बैलेंस हमें बिठाना होता है कि जैसे सपोज करो हम हमेशा ये सुनते हैं कि जहाँ पे भी रिस्क ज्यादा होता है तो वहीं पे रिटर्न ज्यादा होता है, या जहाँ पे रिटर्न ज्यादा हमें चाहिए होता है तो उसमें रिस्क भी ज्यादा होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अपना पैसा डबल करने के लिए अपना पूरा पैसा डुबाने के लिए भी लगा दिया जाए। ये तो हमें क्या करना होता है, वहाँ पे अपने रिस्क को और रिटर्न को बैलेंस करना, राइट बैलेंस उसके अंदर बीन के बीच में, रिस्क और रिटर्न के बीच में बैठाना होता है। ठीक है, तो अपनी फर्म की वैल्यू को ऑप्टिमाइज करने के लिए तो रिटर्न एंड रिस्क जो है दोनों एक साथ रहते हैं इन्वेस्टमेंट में। यानी कि कोई भी इन्वेस्टमेंट हमारा ऐसा नहीं है कि बगैर रिस्क के हमें वहां पे रिटर्न मिल जाए या बगैर रिटर्न के हमारे वहां पे रिस्क हो। तो दोनों जो है वहां पे एक साथ रहते हैं, मतलब रिस्क और रिटर्न हमारा उसमें दोनों एक साथ रहेगा ही रहेगा हर इन्वेस्टमेंट में। तो जो एवरीथिंग एन इन्वेस्टर डज इज टाइड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू रिटर्न एंड रिस्क। ठीक है, तो एक इन्वेस्टर जो भी करता है, जो भी इन्वेस्टर मतलब इन्वेस्टर का काम क्या होता है, इन्वेस्ट करना होता है। तो एक इन्वेस्टर जहां पे भी इन्वेस्ट करता है तो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली जो होता है रिटर्न और रिस्क जो है दोनों टाइट रहते हैं, यानी कि दोनों उसमें मौजूद रहते हैं। कोई से भी इन्वेस्टमेंट में जब भी कोई इन्वेस्टर करता है, भले ही वो फॉर्म कर रही हो या वो कोई एक इन्वेस्टर कर रहा हो इन्वेस्ट किसी फर्म के अंदर। ठीक है, तो अब इसी कॉन्सेप्ट को हमें यहाँ पर देखना है, डिटेल में पढ़ना है। तो उसमें पहला जो है टॉपिक हम रिटर्न का ले रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ किसी भी इन्वेस्टर का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है अपने रिटर्न को मैक्सिमाइज करना होता है। जो उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है उसके इन्वेस्टमेंट में, जो भी वो इन्वेस्टमेंट करता है उससे आने वाला रिटर्न जो है, उसे मिलने वाला जो रिटर्न है उसकी इन्वेस्टमेंट से, उसको वो मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है हमेशा। ठीक है, सब्जेक्ट टू वेरियस कॉन्स्टेंट्स, प्राइमरी रिस्क। ठीक है, जिसमें हमारे रिस्क भी कुछ कॉन्स्टेंट होते हैं। तो रिटर्न जो होता है वो एक मोटिवेटिंग फोर्स होता है जिससे वो इंस्पायर होके कोई भी इन्वेस्टर जो होता है इन फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड रिटर्न के लिए जो होता है वो किसी भी इन्वेस्टमेंट को करता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस ऑफ रिटर्न इन एनी इन्वेस्टर डिसीजन कैन बी ट्रेस द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जिससे हम ट्रेस कर सकते हैं किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन में। ठीक है, तो इट एनेबल्स, इससे क्या होता है, इन्वेस्टर रिस्क रिटर्न के अकॉर्डिंग जो है डिफरेंट अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स को कंपेयर कर सकता है। ठीक है, जिसको जो उस इन्वेस्टर को ऑफर किए जा रहे हैं। जैसे मान लो हमें किसी शेयर्स में इन्वेस्ट करना है तो वहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, डिफरेंट अल्टरनेटिव्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो इंडस्ट्री वाइज भी अवेलेबल हैं और हमारे पास कंपनी वाइज भी अवेलेबल हैं और उनकी कैटेगरी वाइज भी अवेलेबल है। कैटेगरीज तीन तरह की होती हैं। ठीक है, तो स्मॉल कंपनीज, लार्ज कंपनीज। ठीक है, तो लार्ज कैप स्मॉल कैप बोला जाता है उनको। जो लार्ज वाली कंपनी होती हैं उनको लार्ज कैप, और जो स्मॉल कंपनी होती है उसको स्मॉल कैप कंपनी बोला जाता है। उसकी एक कुछ कैटेगरीज उनकी कैपिटल के बेसिस पे जो है डिवाइड की जाती है। ठीक है, तो कैटेगरी वाइज भी और उनका जो है क्या कहते हैं इंडस्ट्री वाइज भी अलग अलग कंपनी हम कैटेगराइज कर सकते हैं, और रिस्क वाइज भी अलग अलग कैटेगराइज कर सकते हैं। तो हम उनके रिटर्न उनमें क्या मिलने वाला है उसके अकॉर्डिंग हम कंपेयर कर सकते हैं डिफरेंट कंपनीज को कि हाँ। ठीक है, तो ये हमारा एक कंपेयरिंग फैक्टर होता है रिटर्न की, किसमें कितना रिटर्न हमें मिल रहा है। इसके अलावा उसका हिस्टोरिकल पास्ट रिटर्न भी हम जो है चेक कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी इन्वेस्टर जो है एसेस कर सकता है कि पास्ट में कंपनी ने कैसा किया है। कि कभी कभी हम देखते हैं कोई कंपनी जो होती है वो डबल हो जाती है, कोई कंपनी 4 टाइम्स हो जाती है, कोई कंपनी जो है 5 टाइम्स हो जाती है, कोई कंपनी 3 टाइम्स हो जाती है। तो हम उसका पास्ट क्या हुआ है, उसने कितने रिटर्न्स दिए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम उसको एसेस कर सकते हैं कि आगे जो अभी पीछे से डबल हुई है तो वो
किसी बेसिस पे डबल हुई है क्योंकि उसका बिजनेस अच्छा चल रहा होगा, तो फ्यूचर में भी उसके एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं वो ज़्यादा होती हैं कि जिसने पास्ट में अच्छा किया है तो ये उम्मीद लगाई जाती है कि वो फ्यूचर में भी वो अच्छा करेगी। ठीक है। इसके अलावा हम उसका हिस्टोरिकल रिटर्न्स को जो है मेजर करके उसके फ्यूचर रिटर्न को भी एस्टिमेट कर सकते हैं। ठीक है। तो दिस रिव्यूज, इससे हमें पता चलता है कि दो टाइप्स के हमारे रिटर्न होते हैं, एक जो ऑलरेडी रियलाइज्ड हो गया है, एक या फिर जो हिस्टोरिकल रिटर्न्स होते हैं या एक्सपेक्टेड रिटर्न्स होते हैं। ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, रियलाइज्ड और हिस्टोरिकल रिटर्न, ये मतलब एक ही चीज है। जो पास्ट का बताएगा कि पास्ट में हमें उससे कितना रिटर्न मिला है, तो उसका वो रियलाइज्ड रिटर्न और हिस्टोरिकल रिजल्ट रिजल्ट कहलाया जाएगा, रिटर्न कहलाया जाएगा। और जो फ्यूचर में जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं पास्ट के परफॉर्मेंस के बेसिस पे और फ्यूचर की अदर कंडीशंस के बेसिस पे, अदर फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए जो एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा फ्यूचर में, वो उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न कहलाएगा। ठीक है। तो हमें यहाँ से दो टाइप के रिटर्न्स जो है वो पता चलते हैं। तो रियलाइज रिटर्न जैसे इसमें भी बताया हुआ है कि इज एक्स पोस्ट आफ्टर द फैक्ट रिटर्न होता है ये। ठीक है। जो कि हम वॉज और कुड हैव बीन अर्न, जो हम फ्यूचर के हिसाब से या तो हमने वो कमाया होगा उससे रिटर्न या फिर हम कमा सकते थे। ठीक है। जैसे हमने मान लो किसी डिपॉजिट किया है बैंक में 1 जनवरी को 1000 रुपीज, और वो 10% एनुअल रिटर्न हमें दे रहा है, उसकी अब वैल्यू एक साल बाद 1100 रुपये एग्जैक्टली एक साल बाद हो गई है। तो उसका जो हिस्टोरिकल या रियलाइज रिटर्न जो होगा वो 10% होगा। या सपोज करो अगर हम कोई शेयर्स में एग्जांपल लें। ठीक है। शेयर्स में अगर हम एग्जांपल लें, कोई वेरियस हमें ऑप्शन जो है वो दिख जाते हैं। जैसे सपोज करो कोई कंपनी लेते हैं। ठीक है। जैसे हमारे पास ये कंपनी है एशियन पेंट्स। ठीक है। तो अगर इसका पिछले 5 साल का हम देखें, तो 5 साल से ये अब यहाँ से लेकर के और आज तक इसका जो रिटर्न है वो 162.86% ये अप हो गई है। ठीक है। जो 5 साल पहले 1900 की थी, इसको जूम करके दिखाता हूँ। ठीक है। तो अभी इसकी करंट प्राइस जो चल रहा है वो 3098 रुपीज है। और ये पिछले 5 सालों में इसका जो रिटर्न आया है ये 161% आया है, 161.54% इसने रिटर्न दिया है। ठीक है। तो अब इससे ये उम्मीद करी जा सकती है कि हाँ, जिसने पास्ट में अच्छा परफॉर्म किया है तो फ्यूचर में भी जो है उसकी उम्मीद ज्यादा होती है परफॉर्म करने की। इसके अलग अलग हम इसके हिसाब से देख सकते हैं, ईयरली रिटर्न भी देख सकते हैं। ठीक है। 5 ईयर का भी देख सकते हैं, मैक्सिमम भी देख सकते हैं। मैक्सिमम में इसका जो है वो गया है 25,977% इसने रिटर्न दिए हैं पिछले कितने साल में। जो फर्स्ट इसका शुरू हुआ है 1 जनवरी 1999 से शुरू हुआ है, तो यानी कि लगभग 23 ईयर्स में इसने इतना रिटर्न दिया है। तो अगर मान लो अगले 20 साल में, अगले 30 साल में, तो एक्सपेक्ट इससे किया जा सकता है कि इसने पास्ट में जो है इसने सिर्फ अपवर्ड ट्रेंड ही दिखाया है, तो आगे भी फ्यूचर में ये कंपनी जो है अच्छा करेगी। ठीक है। तो इसमें पोटेंशियल्स आगे भी है। तो हम पास्ट को जो है देख सकते हैं, तो ये जो इसका रिटर्न कहलाएगा ये पास्ट रिटर्न कहलाएगा, इसको हिस्टोरिकल रिटर्न बोलेंगे। ठीक है। और रियलाइज रिटर्न बोलेंगे। जो हम अगर हमने इसमें इन्वेस्ट किया होता 1999 में, ठीक है, अगर 11 रुपीज इन्वेस्ट किए होते तो वो हमारे आज 3098 रुपीज हो सकते। यानी कि अगर दूसरे वर्ड में कहें कि अगर हमने उसमें 11 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए होते, 11 11 लाख 88,000 इन्वेस्ट किए होते, तो वो आज हमारे 3098 लाख रुपीज हो जाते। ठीक है। तो ये इसका जो है हो जाते या हो सकते थे। ठीक है। तो इसको हम कहते हैं हिस्टोरिकल रिटर्न या फिर इसका रियलाइज रिटर्न। ठीक है। सेकंड ऑप्शन, सेकंड जो रिटर्न है टाइप है वो हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न की कैटेगरी है।
तो ये रिटर्न जो होता है फ्रॉम एन एसेट, एसेट से होने वाला रिटर्न होता है जो इन्वेस्टर्स एंटिसिपेट करता है और एक्सपेक्ट करता है, उम्मीद लगाता है कि फ्यूचर में ओवर अ फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम वो इतना पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट या पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ रिटर्न जो है, ये पर्टिकुलर रेट ऑफ रिटर्न वो उससे इन्वेस्टमेंट से हासिल करेगा फ्यूचर पीरियड में। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न जो होता है उसमें अनसर्टेनिटीज होती हैं या रिस्क होता है, और वो मे और मे नॉट हो सकता है। ठीक है, हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, बस वो एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है। ठीक है, तो इन्वेस्टर्स जो होता है उसको कंपनसेट करता है अपनी अनसर्टेनिटी इन रिटर्न्स को। ठीक है, और अपने उन रिटर्न्स को टाइमिंग करता है बाय रिक्वायरिंग एन एक्सपेक्टेड रिटर्न दैट इज सफिशिएंटली हाई और ऑफसेट द रिस्क अनसर्टेनिटी। ठीक है, तो वो यही देखता है कि उसने जितना रिस्क उसमें लिया है तो उसको वो उस हिसाब से उसको उसमें रिटर्न भी हासिल हो। ठीक है, तो जितना वो रिस्क लेता है तो उससे उतना वो उसमें रिटर्न भी वो चाहता है, अपने रिस्क के अकॉर्डिंग उतना रिटर्न वो उम्मीद करता है कि उससे उसको हो। अब रिटर्न के जो कंपोनेंट होते हैं वो क्या क्या होते हैं, तो हमारा कोई भी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, कोई भी इन्वेस्टमेंट है उसमें जो रिटर्न हमें मिलता है उसमें क्या क्या चीजें कंस्टिट्यूट करती हैं, तो बेसिकली दो कंपोनेंट इसके होते हैं। एक कंपोनेंट जो होता है वो जो हमारा पीरियडिक कैश रिसिप्ट और इनकम होता है इन्वेस्टमेंट पे इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड। ठीक है, वो पार्ट होता है। ठीक है, तो टर्म यील्ड इज ऑफन यूज्ड इन कनेक्शन विद दिस कंपोनेंट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो इस कंपोनेंट में हम उसे टर्म यील्ड कहते हैं एक तरह से। दूसरा हम इसको बोलते हैं यील्ड रिफर टू द इनकम ड्राइव। ठीक है, यील्ड किसको कहा जाता है, जो उससे हमें इनकम मिलती है सिक्योरिटीज पर। ठीक है, इन रिलेशन टू इट्स प्राइस, यूजुअली जैसे उसका परचेज प्राइस हो गया। ठीक है, तो सपोज करो यील्ड एग्जांपल के तौर पे 10% हमारा बॉन्ड, 10% बॉन्ड पे परचेज प्राइस जिसका 900 था उसका 11.11% है। ठीक है, दूसरा जो है एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन इन द प्राइस ऑफ द एसेट। ठीक है, तो एक तो क्या उससे मिलने वाला हमें प्रॉफिट या डिविडेंड। ठीक है, जैसे कंपनी में अगर हमने इन्वेस्ट किया है तो कंपनी से हमें दो तरह से रिटर्न मिलता है। एक तो उससे मिलने वाला डिविडेंड जो वो प्रॉफिट का शेयर अपने शेयर होल्डर्स को बांटती है। ठीक है, तो ये तो हो गया उसका पीरियडिक कैश रिसीव। ठीक है, साल में दो बार डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करे या एक बार करे, या तो 10 साल तक हमने रखा है, अगर साल में दो बार डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है वो, तो हमें साल में 20 टाइम्स जो है 10 साल में 20 टाइम्स उससे रिटर्न मिलेगा। ठीक है, ये उससे अलग है जो उसकी वैल्यू अप्रिशिएट कर रही है या डेप्रिशिएट कर रही है। ठीक है, तो दूसरा रिटर्न जो है वो होता है उसकी वैल्यू में प्राइस में अप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन, जो उसको हम उसको कहते हैं अपना कैपिटल गेन और लॉस। उस रिटर्न को हम कहते हैं कैपिटल गेन और लॉस। अब जैसे अब इसमें हम फॉर एग्जांपल हम देखते हैं इसी एग्जांपल में जो हमने अभी देखा था एशियन पेंट्स वाला। ठीक है, ये हमने देखा था ये रहा। तो अब 5 साल में अगर हम देखें तो 5 साल में हमारा जो पीरियड शुरू हुआ था ये अक्टूबर 2017 में शुरू हुआ था, और अब ये अक्टूबर में चल रहा है। ठीक है, तो ये पिछले 5 साल का है। अब इसकी हम पिछले 5 साल की इसकी डिविडेंड हिस्ट्री देख सकते हैं, डिविडेंड हिस्ट्री ऑफ एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स हिस्ट्री। ठीक है, तो ये पिछले 4 साल का इन्होंने डिविडेंड दिखा दिया है। 17 का दिखाया है, 16 का, 16 में दो बार दिखाया है और इसकी रोज है, और देख लेते हैं। तो ये 22, 21, हम कौन सा पीरियड देख रहे हैं यहाँ पे, हमारा शुरू हो रहा है ये 2017, अक्टूबर 2017। सपोज करो हमने इन्वेस्टमेंट जो इसमें इसमें इन्वेस्टमेंट हमने जो फर्स्ट टाइम किया था वो, इसमें जो प्राइस है 2017 के शुरू का वो 1184 है। ठीक है, 1184 है। तो यहाँ पे अगर हम लिखें अपना इन्वेस्टमेंट प्राइस, इन्वेस्टमेंट प्राइस 1184 पर हमने
इन्वेस्ट किया 100 शेयर्स में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा उसका प्राइस। अब उसमें हमने जो इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर हमें डिविडेंड मिला है, ठीक है। अब वो डिविडेंड कितना मिला है, कब किया था, अक्टूबर 2017 में। तो अब अक्टूबर 2017 से हमें कितना उसमें डिविडेंड मिला है, तो ये रहा सितंबर, सितंबर से देखते हैं। तो सितंबर लगभग वो अक्टूबर के बाद ही है। तो ये 2017 ये रहा नीचे, 2017 ये नीचे है। तो फर्स्ट इसने डिविडेंड दिया था पर शेयर, इंटरिम डिविडेंड दिया था 2.65 का। उसके बाद से कितने बार इसने अब तक डिविडेंड दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। 11 टाइम्स इसने उस टाइम से डिविडेंड दिया है। अगर हम इसको टोटल करें तो फर्स्ट डिविडेंड जो दिया था 2017 में इसने 2.65 का दिया था, प्लस सेकंड डिविडेंड 6.05 का दिया था, प्लस थर्ड डिविडेंड 2.85 का दिया था, थर्ड के बाद 7.65 का दिया था, 7.65, 7.65 के बाद ये 3.35 का, 3.35, फिर उसके बाद 7.15, उसके बाद प्लस 7.15 के बाद 1.5, फिर प्लस, फिर 3.35, 3.35 प्लस, फिर 14.5 प्लस, फिर 3.65, 3.65 प्लस, फिर 15 पॉइंट, अब ये लेटेस्ट डिविडेंड है 15.5, 15.5। तो टोटल 5 इयर्स का डिविडेंड जो है इसका 68.15 पर शेयर हमें मिल चुका है। 68 पॉइंट डिविडेंड जो मिल चुका है, टोटल डिविडेंड इज इक्वल टू 68.615, ठीक है। और 100 शेयर से मल्टीप्लाई करें तो 6850। तो टोटल रिटर्न जो डिविडेंड का है 5 साल का, हमें वो इतना मिल चुका। तो पहला पार्ट तो हमें इससे क्या मिला, रिटर्न में डिविडेंड मिला। और दूसरा पार्ट जो हमें इससे मिल सकता है वो क्या मिल सकता है, उसकी वैल्यू में जो अप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन हुआ है, तो उसकी वैल्यू अप्रिशिएट हो रही हुई है, तो वो हमें जो होने वाला प्रॉफिट है अगर हम उसको अभी सेल कर दें तो वो उसका कैपिटल गेन कहलाएगा। अगर डेप्रिशिएट किया है तो उसको सेल कर दें तो वो हमारा कैपिटल लॉस कहलाएगा, ठीक है। तो ये जो होता है कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस जो होता है, ये डिफरेंस होता है बिटवीन उसका हमारा परचेज प्राइस और उसका करंट प्राइस, और या जिसपे हम उसको सेल करें। तो अब ये जो एशियन पेंट है उसका जो प्राइस है वो कितना है, अभी हमारा 3000 समथिंग था, ठीक है। सपोज करो राउंड फिगर में हम उसको 3050 ही मान लेते हैं, 3050। तो अगर हम इसको सेल करें तो इस पे लगभग हमें 1800, अप्रोक्सीमेटली 18 और 1900 का हमें इस पे प्रॉफिट हुआ है। तो राउंड फिगर में इसको 1900 पर शेयर का ले लेते हैं, ठीक है। तो इंटू 100, तो टोटल प्रॉफिट हमें इसका जो है ये मतलब हमने ये इमेजिन कर लिया है कि हमें मान लो इतना हो गया 3000, हमने इसकी 550 मानी है, तो हमारा ये मान लिया कि हमने 1900 रुपये उस पर गेन कर लिया है। तो माइनस करें तो डिफरेंट आएगा वो, तो ठीक है। तो आसान, बस ऐसे ही समझने के लिए मान लिया कि 1900 हमें उसका अप्रिशिएट कर गई वैल्यू, ठीक है। अप्रिशिएट करने के बाद 100 शेयर्स पे 1,90,000 रुपीज जो है हमें वो प्रॉफिट हुआ है। और हमने उसमें इन्वेस्ट कितना किया था, उसमें इन्वेस्ट जो किया था हमने यहाँ पर इसको 12, हाँ, तो उसमें इन्वेस्ट किया था 1184, मतलब तो 1,18,000 हमने उसमें इन्वेस्ट किया था, और उस पर रिटर्न हमें 1,90,000, तो उसका एप्रिसिएशन वाला जो कैपिटल गेन है वो मिला है। दूसरा उसको उस पे हमें डिविडेंड मिला है 6,815 का, ठीक है। किसी किसी कंपनी में जो है ये डिविडेंड ज्यादा होता है, किसी किसी कंपनी में कम होता है। और जो इसका ये जो प्राइस होता है जो मार्केट प्राइस कहलाता है, ये इसका डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे होता है। और डिविडेंड जो मिलता है हमें, डिविडेंड उसकी जो फेस वैल्यू है उस पर मिलता है, ठीक है। डिविडेंड कभी भी हमें मार्केट प्राइस पर नहीं मिलता, डिविडेंड उसकी फेस वैल्यू पर मिलता है। जैसे कि हमारा ये जो शेयर था, इस शेयर की अगर हम वैल्यू देखें तो उसकी हमारे पास दो वैल्यूज हैं, दो तरह की उसमें वैल्यूज है हमारे पास। ये इसमें हमारा यहाँ पर दिखाया जाएगा, ठीक है। तो इसका जो ये वाला जो प्राइस है,
ये जो दिख रहा है ये 3098, ये इसकी मार्केट प्राइस है, ठीक है। जबकि इसकी जो वैल्यू है, बुक वैल्यू से कहते हैं, फेस वैल्यू, बुक वैल्यू जो है वो अलग होती है। बुक वैल्यू होती है उसकी टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, वो उसका हो जाता है बुक वैल्यू, ठीक है। इसकी बुक वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी, प्रीवियस क्लोज ईयर रेंज डिविडेंड यील्ड, एक सेकंड, इसकी बुक वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी, ओपन, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी बुक वैल्यू दिखाई जा रही है, इसकी फेस वैल्यू जो है वो 1 रुपी है, ठीक है। तो डिविडेंड जो मिलता है हमें वो फेस वैल्यू पे के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो फेस वैल्यू 1 है, मार्केट कैप दिया हुआ है सेक्टर, इसकी बुक वैल्यू पर शेयर जो है वो 184 है, बुक वैल्यू 184 है। बुक वैल्यू जो होती है वो होती है टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटी, या फिर उसका शेयर होल्डर्स फंड को हम टोटल कर देते हैं और फिक्टिशियस एसेट्स को उसमें से माइनस कर देते हैं, तो वो हमारा बुक वैल्यू आ जाता है, ठीक है। और उसको डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ शेयर से। तो हमें ये याद रखना है इस चैप्टर में, रिस्क एंड रिटर्न में जो हमें यूज करना है, दो चीजों को यूज करना है रिटर्न को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, इन्वेस्टमेंट पर। वो दो चीजें क्या है, एक उससे रेगुलर मिलने वाला रिटर्न, अगर शेयर्स है, सिक्योरिटी शेयर्स हैं तो उस पर डिविडेंड मिलता है, उसको डिविडेंड बोलते हैं। अगर बॉन्ड्स है, सिक्योरिटीज है, और या फिर हमारा डिबेंचर्स हैं, तो उस पर हमें इंटरेस्ट मिलता है, या फिर लोन है, ठीक है, तो उस पर हमें इंटरेस्ट मिलता है। तो अब इसको हम, एक तो हमारा पार्ट ये हो गया जो हमारा पीरियडिक कैश रिसिप्ट हमें मिलता है, इनकम रिसिप्ट मिलता है उसके ऊपर। दूसरा पार्ट जो होता है हमारा उसका, जो उसकी प्राइस में जो एप्रिसिएशन होता है और डेप्रिसिएशन होता है, जिसको हम उस पर कैपिटल गेन और लॉस बोलते हैं, ठीक है। तो एक हो गया रिटर्न, डिविडेंड रिटर्न, और एक हो गया उस पर हमारा प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। तो इसमें दो प्राइस हैं हमारे, एक प्राइस वो जिस पर हमने इन्वेस्ट किया था उसको हम P0 एज्यूम करेंगे, और एक वो प्राइस जिस पर हम उसको सोल्ड कर सकते हैं एंड ऑफ द पीरियड, ठीक है, और या कहो करंट प्राइस, उसको हम P1 लेट करेंगे। तो जो हमारा कैपिटल गेन होता है, कैपिटल गेन जो होता है वो डिफरेंस होता है इन दोनों प्राइसेस में, पी जो हमारा करंट प्राइस है P1 माइनस P0, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कैपिटल गेन। अब अगर हमें इसका रिटर्न कैलकुलेट करना हो, रिटर्न मतलब परसेंटेज में कैलकुलेट करना हो कि हमें उस पर कितना परसेंटेज रिटर्न मिला है, तो अगर हमारा डिविडेंड कैलकुलेट करना है, तो डिविडेंड का रेट कैलकुलेट करना है, तो हमने क्या इन्वेस्ट किया था और क्या रिटर्न मिला, तो कि हमें रिटर्न इन्वेस्टमेंट पे कितना रिटर्न मिला उसका परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, तो हम करेंगे डी बाय पी, उसका कौन सा वाला प्राइस, इनिशियल प्राइस जिस पे हमने इन्वेस्ट किया था। तो ये तो हो जाएगा हमारा रेट ऑफ डिविडेंड, ये क्या हो जाएगा, रेट ऑफ डिविडेंड, ठीक है। और अगर हमें उसका कैपिटल गेन का रिटर्न कैलकुलेट करना हो, परसेंटेज रिटर्न, तो वो क्या करेंगे, उससे हमें मिलने वाला रिटर्न डिवाइडेड बाय उसका इनिशियल प्राइस, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा रिटर्न, ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न ऑफ कैपिटल गेन। और जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, डिविडेंड रिटर्न को और कैपिटल गेन रिटर्न को, तो वो हमारा हो जाएगा रिटर्न, ठीक है, रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। उसको हम कहेंगे रिटर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट, टोटल रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टमेंट। तो कई इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनको कैपिटल गेन होता है, उसी को प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है कि वो उसी कैपिटल गेन को कमाने के लिए जो है वो इन्वेस्ट करते हैं शेयर्स में या किसी में भी, ठीक है। और एक्सपेक्ट दिस कंपोनेंट टू बी लार्जर देन द इनकम कंपोनेंट, और इसी कंपोनेंट को वो ज्यादा मानते हैं, ठीक है, मतलब ज्यादा वो यही होता है कि वो बहुत थोड़ा सा होता है। जैसे हमने इसमें भी कैलकुलेट किया है, तो देखा जाए 5 साल में सिर्फ, कहाँ तो रिटर्न, डिविडेंड रिटर्न हमें 5 साल में सिर्फ 6115 मिल रहा है, और वो जो है हमें जो कैपिटल गेन मिल रहा है वो 1,90,000 का मिल रहा है।
तो ये जो पार्ट होता है कैपिटल गेन का, ये ज्यादा होता है किसके मुकाबले, जो हमें रेगुलर इंटरवल वाला डिविडेंड मिलता है। अगर 5 साल में इसको डिवाइड करें 6,000 रुपीज को, तो बहुत कम अमाउंट बनता है। लेकिन अगर इसको डिवाइड करें तो ये काफी बन गया है। तो टोटल हमारा ये मान लो कि हमने 11-12 लाख, सपोज करो 1,20,000 ही जो है वो इन्वेस्ट किया था। 1,20,000 पे ये 5 साल में सिर्फ 6,800 रिटर्न, ये बहुत मामूली सा है। ठीक है। और ये जो है ये मतलब अच्छा खासा अमाउंट है, डबल से भी ज्यादा हमारा अमाउंट हो गया है। ठीक है। अगर 12 लाख रुपए अगर इन्वेस्ट किए होते तो ये 19 लाख रुपीज उसके ऊपर एडिशनल रिटर्न हमें उसका प्राइस बढ़ने की वजह से मिलता। अब जो हमें रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न मेजर करना है, तो रेट ऑफ रिटर्न मेजर जो होता है वो टोटल रिटर्न होता है इन्वेस्टर जो रिसीव करता है उसके होल्डिंग पीरियड में। ठीक है। जब सिक्योरिटी वो ओन करता है, हेल्ड करता है इन्वेस्टर, उसका टोटल पीरियड जो होता है उसका जो भी मिल रहा है रिटर्न, दोनों मिला करके उसका परसेंटेज हम कैलकुलेट करते हैं उसके परचेज प्राइस पे, कि परचेज प्राइस के ऊपर उसका कितना हो गया। अगर हमें यहाँ पे ये अलग अलग कैलकुलेट ना करके एक साथ कैलकुलेट करना होता कि कितना उसे रिटर्न मिल रहा है, तो हम ये भी कर सकते हैं कि डिविडेंड कितना मिला है प्लस उसे प्रॉफिट कितना हुआ है, कैपिटल गेन कितना हुआ है। ठीक है। उसको ऐड कर दो और प्रॉफिट इनिशियल प्राइस पे उसका कितना परसेंटेज है इंटू कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो उसको रेट ऑफ रिटर्न टोटल ऐसे भी कैलकुलेट किया जा सकता है और दोनों को अलग रख के भी किया जा सकता है। ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है, तो यही इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो उसका बिगिनिंग का होता है होल्डिंग पीरियड का, तो दूसरे वर्ड में अगर कहा जाए तो ये वो इनकम होती है सिक्योरिटी से जो कैश फ्लो में उसको होती है डिफरेंट प्राइसेस पर। और जो डिफरेंट प्राइसेस होते हैं सिक्योरिटी के बिटवीन बिगिनिंग और एंड ऑफ द पीरियड एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज, उसको हम परसेंटेज में एक्सप्रेस कर दें अगर। ठीक है। किसके मुकाबले में, इसको बेस लेकर के उसके परचेजिंग प्राइस को सिक्योरिटी के जो बिगिनिंग में हमने जिस पर उसे परचेज किया था, तो दोनों कंपोनेंट को हमें इसमें ऐड करना है। तो जनरली उसका फॉर्मूला जो है वो ये बनता है PD1, मतलब उसका डिविडेंड जो भी मिला है, और ये PT और माइनस PT1 अपॉन PT इज इक्वल टू 1। ठीक है। यानी कि जो बिगिनिंग में उसका प्राइस था वो, तो इसको हम P0 भी रख सकते हैं, P0 रख सकते हैं। और ये PT है माइनस PT-1 है। ये यहाँ पर जो है हमने इसको इसलिए कहा गया है, T इसलिए लिया गया है क्योंकि हम साल के बीच में करते हैं। जैसे 2017 में हमने एशियन पेंट्स की बात की थी, तो वहाँ पे टाइम जो है वो 2017 हो गया। और अगर हमें अलग अलग साल का निकालना हो, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि हम डायरेक्ट एक साल का निकालें, हमें यहाँ पे ये भी हो सकता है कि अलग अलग डिफरेंट ईयर्स का अलग अलग हमें कैलकुलेट करना हो। तो वहां पर हमने इसमें यहाँ पे इसीलिए जो है टी इसको लिया है, PT माइनस PT-1। इसका मतलब ये होगा कि अगर मान लो हमारे पास कई साल है, फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, थर्ड ईयर है, 4 ईयर है। ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा टाइम, T रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 3 4। अगर हमें फर्स्ट ईयर का रिटर्न निकालना है, तो फर्स्ट ईयर के एंड में जो वो हो गया हमारा T। ठीक है। माइनस उसका टी क्या हो गया, दूसरा बिगिनिंग वाला प्राइस T-1 जीरो हो गया, तो इसका मतलब P0 यहाँ पर आ जाएगा और नीचे T-1 रहेगा। ये इक्वल नहीं है, सॉरी, ये T-1 है। ठीक है। तो इसमें थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हुई है, T-1 यहाँ पे इक्वल का निशान लगा दिया है। ठीक है। तो अगर मॉड्यूल से अगर पढ़ोगे तो इस पे ध्यान देना, ये ड्यू के मॉड्यूल है, तो T-1 है नीचे, जो T-1 हमारा यहाँ पर है वही T-1 यहाँ पर है, PT-1, T नीचे को बनता है। ठीक है। तो अगर सेकेंड ईयर का हमें कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर PT क्या हो गया हमारा 2 और T-1 क्या हो जाएगा 1। ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला हमारा बनेगा डिविडेंड प्लस PT क्या हो गया हमारा 2 और माइनस PT-1 हो गया 1। ठीक है। डिवाइडेड बाय P1। ठीक है। तो प्राइस जो हमारा इससे पिछले साल के बिगिनिंग का प्राइस होगा। तो यहाँ पर ये रेट ऑफ के जो डिनोट करेगा वो रेट ऑफ रिटर्न को डिनोट कर रहा है, उससे हमें कितना रिटर्न मिला है। PT प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी एट द टाइम, टी टाइम पर उसकी क्या प्राइस है, यानी कि जो एंड ऑफ द होल्डिंग पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहा है। T-1 जो है उसका बिगिनिंग ऑफ द होल्डिंग पीरियड को डिनोट कर रहा है। और ये DT, ये D1 नहीं है, यहाँ पर T है। ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है, इसको T है ये। ठीक है। DT, तो ये DT क्या है, उस पीरियड की इनकम, डिविडेंड इनकम, पीरियडिक इनकम। ठीक है। वो है DT। तो अब
यहाँ पर जैसे ए स्टॉक्स रेट ऑफ रिटर्न, किसी स्टॉक का रेट ऑफ रिटर्न इसमें एग्जांपल के तौर पे ले लिया है, तो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, जैसे एशियन पेंट्स का ही हमने देखा, उसका चाहो तो आप लोग जो है कैलकुलेट कर सकते हो, उसको डिविडेंड को अलग कंसीडर कर लिया जाएगा और उसके प्राइस को अलग कंसीडर कर लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये डी टी है, यहाँ पर भी इन्होंने वन लिखा है, ये डी टी है। तो यहाँ पर एक इफ शेयर ऑफ सी लिमिटेड परचेज किया है इन्होंने, 3580 का परचेज किया है February 8 में लास्ट ईयर, और उसको सोल्ड किया है 3800 में February 9 को। तो पूरे कंप्लीट एक साल के बाद इन्होंने 3580 रुपीज के शेयर को 3800 में इन्होंने सोल्ड आउट कर दिया है, और कंपनी ने जो है उनको डिविडेंड भी दिया है उस साल में 35 रुपीज का। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए ये हो गया हमारा उस पीरियड का डिविडेंड, ये हो गया हमारा बिगनिंग का प्राइस, और ये हो गया हमारा उसके एंड का प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पर रख देना है डिविडेंड, और ये पीटी एंड का प्राइस है जिस पीरियड का हम निकाल रहे हैं, और ये पीटी -1 ये बिगिनिंग का प्राइस है डिवाइडेड बाई उसका बिगिनिंग का प्राइस, ये यहाँ पर भी T-1 रहेगा। तो इसको हमने ऐड करके कैलकुलेशन करके 7.12 आ गया। तो पहले इसको माइनस कर देंगे और फिर उन दोनों को प्लस कर देंगे, डिवाइड बाय दिस, और इनटू 100 करेंगे तो परसेंटेज में आएगा, डिवाइड इनटू 100 नहीं करेंगे तो वो हमारा ऐसा निकल के आएगा 0712, ठीक है। तो 0712 को जब हम कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में तो वो 7.112, ठीक है। ये जो है मतलब कंफ्यूज ना हो जाए आप लोग कि यहाँ पर तो हमारा ये पॉइंट में आ रहा है और ये 7.12% बता रहा है, ठीक है। तो ये आएगा, तो इन्होंने परसेंट में कन्वर्ट किया है तो 100 से मल्टीप्लाई होकर के ये 7.12% हो गया है। तो एक्चुअल में तो हमारा ये आएगा इसको डिवाइड करके, ठीक है। तो अब क्लियर है इतना सब लोग को, इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? हाँ, किसी को कोई डाउट इसमें यहाँ तक? जैनब, नेहा, चलो आगे चलते हैं। तो अब रेट ऑफ रिटर्न ऑफ बॉन्ड डिवेंचरी, तो यहाँ पर तो हमने किसका, एक स्टॉक मतलब शेयर्स का हमने देखा है, ठीक है। अब डिवेंचर्स पे कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो डिवेंचर्स में जो होता है हमें मिलता है वो इंटरेस्ट मिलता है उस पर। तो 14% जो है यहाँ पर ये रेट है उसका, 1000 का आईसीआईसीआई का डिवेंचर है, हमने परचेज किया था 1350 रुपीज में। तो जब भी हम इसको परचेज करते हैं, कितने में भी परचेज करते हैं, तो इंटरेस्ट जो मिलता है वो परचेज प्राइस पर उसके नहीं मिलता है, वो इंटरेस्ट जो हमें मिलता है उसके फेस वैल्यू पर ही मिलता है, ठीक है। तो वो 1000 रुपीज का डिवेंचर था, तो हमें जो ये 14% इंटरेस्ट मिलेगा, पीरियडिक पेमेंट जो होगी वो 1000 पे होगी, ना कि उसके परचेज प्राइस पर, ठीक है। तो पहले तो 14% इंटरेस्ट हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो वो हमारा 14 रुपीज आ जाएगा, 1000 इंटू 14% अपॉन 100, तो ये कितना आ जाएगा, 140 आएगा। अच्छा, ये हमारा 140 रुपीज आएगा, इसमें कैलकुलेशन मिसप्रिंटिंग हुई भी है, ठीक है। तो ये 14% मतलब 140 आएगा। और फिर इसके बाद इसका जो प्राइस है सिक्योरिटी का वो बढ़ करके कितना हो गया, 1500 हो गया। साल के लास्ट में परचेज किया था हमने वो 1350 का, तो से लास्ट का प्राइस माइनस उसके बिगनिंग का प्राइस, ठीक है, और डिवाइडेड बाय उसके बिगनिंग का प्राइस, तो ये कर देंगे। तो इसमें हमारा 150 तो हमें उसका कैपिटल गेन हुआ है, और 140 हमें उसका माइनस करके 150 आया है, और उसका 140 हमारा उसका इंटरेस्ट मिला है डिवाइडेड बाय 1350, तो इज इक्वल टू 290 अपॉन 1350। तो इसको कैलकुलेट कर देंगे परसेंटेज, तो हमारा आंसर आ जाएगा 290 डिवाइडेड बाय 130, या है 0.2148, 0.2148। तो इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे
तो ये हमारा 21.48% जो है वो हमारा रिटर्न आ जाएगा डिवेंचर का। ठीक है, तो ये रेट ऑफ रिटर्न ऑन डिवेंचर हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, इसके बाद अगला पार्ट जो है वो हमारा रिस्क का है कि हमारा कितना रिस्क उसमें है, कैसे हम उसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अब इसको हम यहाँ तक ही रहने देते हैं, इस पार्ट को। अब बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे रिस्क वाला पार्ट। अभी इसमें अगर किसी को डाउट है तो वो पूछ लो। ठीक है, रिस्क वाला पार्ट करने के बाद ये हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम रिस्क एंड रिटर्न के कैलकुलेट करने के एक क्लास में जो है उसके हम क्वेश्चंस भी कुछ देख लेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चंस हमने क्लास में किए थे वही क्वेश्चंस हम यहाँ पर भी देख लेंगे। ठीक है, अभी ये हमारा थ्योरी पार्ट है। थ्योरी पार्ट इसका नेक्स्ट क्लास में हम कवर करके और नेक्स्ट क्लास में ही इसका हम जो है कुछ न्यूमेरिकल्स वो कर लेंगे रिस्क एंड रिटर्न के। ठीक है, तो आज हम उसके रिटर्न तक ही एक ना पार्ट रखते हैं। ठीक है, तो एक क्लास जो है हम कल करेंगे, कल इवनिंग में। सर इसके नेक्स्ट टॉपिक की क्लास होगी कल? हाँ, कल मॉर्निंग में जो क्लास होगी वो क्लास हमारी उसकी होगी जो हमारा रेगुलर क्लासेस वाला चल रहा है टॉपिक, कैपिटल बजटिंग का। ठीक है, और जो इवनिंग में क्लास हम करेंगे वो हम उसका करेंगे जो अब ये कंटिन्यू कर देंगे इसी कोई टॉपिक को जो हम कर रहे हैं अभी, जो हमने अभी रिटर्न किया है। रिटर्न के बाद रिस्क का टॉपिक और कुछ न्यूमेरिकल्स वो कल इवनिंग में हम देख लेंगे। ओके सर। ठीक है, तो अटेंडेंस के लिए तुम लोग एक काम करो, मैसेज में अपने जो है वो लिख दो, जिसको मतलब जो जॉब वर्किंग वाले हैं ना, अपने मैसेज में वो लिख देते हैं रोल नंबर, एग्जाम रोल नंबर या एनरोलमेंट नंबर। नेहा शर्मा, यस सर। तुमने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है? नहीं सर, मैं ऑफलाइन लेती हूँ। वो मुझे ये टॉपिक समझना था ना, इसीलिए मैंने ज्वाइन किया आज।